ट्रेन में फ्रांस के कोच में पलक जी थोड़ी चिंतित लग रही थी। उनके सामने बैठा अक्षय पलक जी के पास आया। उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बड़े ही अपनेपन से, आंटी फिक्र मत कीजिए, अव्या ठीक होंगी। पलक जी मुस्कुरा कर, बेटा मुझे अव्या की फिक्र नहीं हो रही, बस अभय की हो रही है। आवू ने कहीं उसे परेशान ना कर दिया हो। मैंने कुछ लोग भेजे हैं, वो उन दोनों को पिकअप कर लेंगे, वरना आप कहे तो मैं नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाता हूँ, फिर दोनों को साथ लेकर आ जाऊंगा। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी अभय है ना उसके साथ, इसीलिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। पलक जी अक्षय के हाथ से अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली। अक्षय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर लौट आया। वही अभय और अव्या बस स्टॉप स्टेशन पर आए। टिकट लेकर दोनों जोधपुर जाने वाली बस पर चढ़ गए, लेकिन बस की हालत देख अभय उल्टे कदम ही वापस चलाया आया। उसी के पीछे अव्या, क्या हुआ, आप वापस क्यों चले आए? अभय अपने बालों को पीछे धकेलते हुए, बस की हालत देखी है तुमने? नहीं, मैं ऐसी राइड से ट्रैवल नहीं कर सकता। नेवर, ये आपकी प्राइवेट बस नहीं है मिस्टर अभय, सरकारी बस है जो ऐसी ही होती है। आप ज्यादा नखरे मत कीजिए, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, चलिए जल्दी। अव्या अभय की बाजू पकड़ बस की ओर ले जाने लगी, जिस पर अभय भी मजबूरी में चलने लगा। ओह गॉड, कहाँ आकर फंस गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अव्या को घूरते हुए आगे, ये सब ना तुम्हारी बेवकूफ़ी के चलते हो रहा है। क्या जरूरत थी ट्रेन से उतरने की, और आपको भी क्या जरूरत थी मेरे पीछे पीछे आने की? ऐसे बहुत बोलते हैं, मैं आपका पीछा करती हूँ। ठीक बोलता हूँ मैं, वो तो दिख रहा है, कौन किसका पीछा करता है। अव्या बुरी सी शक्ल बनाकर बोली, जिस पर अभय बुरी तरह से उसे घूरने लगा। दोनों बस में आकर अपनी सीट पर बैठ गए। बस में चढ़ने से पहले ही अभय ने मास्क लगा लिया। कुछ ही समय में बस यात्रियों के संग निकल पड़ी। अव्या अभय के मोबाइल में अभी भी नेटवर्क तलाश करने की कोशिश में थी, तो वही उसके बगल में बैठा अभय। फालतू की कोशिश रहने दो, अगर नेटवर्क मिल भी गया तो मोबाइल कुछ सेकेंड में डेथ हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सुना ही होगा आपने। ज्यादा नहीं तो हम एक छोटा सा मैसेज ही अपनी फैमिली वालों ड्रॉप कर देते हैं, ताकि वो हमारी फिक्र तो ना करे। करो जो करना है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। अभय कहते हुए सामने देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर गई जो बस उन्हें ही घूर रहे थे। अभय ने उनकी नजरों का पीछा किया तो गुस्से से भर गया। वो लुच्चे लफंगे लोग अपनी लस्त भरी नजरों से अव्या के खुले खूबसूरत पैरों को घूर रहे थे। अभय ने अपना कोट निकाला और अव्या के घुटनों पर रख दिया। अव्या कोट हटाते हुए, इसकी जरूरत नहीं है। अभय दांत पिसते हुए, जानता हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की गिरी हुई सोच को इस सख्त जरूरत है। कहते हुए अभय आसपास बैठे लोगों को घूरने लगा जो मुड़ कर अव्या को देखने की कोशिश कर रहे थे। अभय की बात सुनते ही सभी सीधे होकर बैठ गए। वही अव्या भी अभय की बात का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। अभय कोट को सही कर रहा था, तभी अव्या धीरे से, सॉरी एंड थैंक यू। अभय उसकी हरी आंखों में देखते हुए, व्हाट? सॉरी इसीलिए कि आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, और थैंक यू इसके लिए। अव्या कोट की ओर इशारा कर बोली, जिस पर अभय उसकी आंखों से नजरें हटाते हुए, थैंक यू की जगह ये कोट धोकर देना, मुझे इसमें तुम्हारी स्मेल भी नहीं चाहिए। आएगी इस कोट में भी और आप में भी। अभय की बात से अव्या चिढ़ चुकी थी, इसीलिए अभय से और सर कर बैठ गई, जिस पर अभय सिर्फ मुस्कुरा दिया। तो वही अव्या मुंह फूला कर विंडो के बाहर देखने लगी। तो वही ट्रेन में सभी लंच कर रहे थे, सिर्फ मुस्कान को छोड़ के, जिससे अंकित उसके आगे खाने की प्लेट रखते हुए, लंच टाइम हो चुका है, खाना खा लीजिए। नहीं हमें भूख नहीं है। अंकित उसके पास बैठते हुए, अव्या की फिक्र हो रही है। मुस्कान अंकित की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। हाँ पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अंकित मुस्कुरा कर, फिक्र मत करो, वो मेरे अभय भाई के साथ है, जो खुद से ज्यादा उसकी केयर करेंगे। मुस्कान कंफ्यूज में, क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है आपके अभय भाई तो काफी सख्त और खतरनाक इंसान है, जो अपने अलावा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। फिर अव्या की केयर क्यों करेंगे भला? वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त अव्या उनकी जिम्मेदारी है, और मेरे भाई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। इसीलिए अब उनकी फिक्र मत करो और लंच कर लो। जानता हूँ तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। मुस्कान ने हाँ में सिर हिलाया और लंच करने लगी, तो वही अंकित बस उसे खाते हुए देखे जा रहा था। दूसरी तरफ अभय के कानों में बार बार कुछ ठुकने की आवाजें आ रही थी। उसने साइड में देखा तो अव्या नींद के झोंके ले रही थी, जिससे उसका सिर बार बार विंडो से टकरा रहा था। अभय ने एक नजर उसे क्या देखा, बस देखता ही रह गया।
विंडो से आती सूरज की रोशनी में गोरी रंगत धूप पड़ने से नारंगी सिंदूर सी हो गई थी। चेहरे पर जलती लट जो हवा संग उड़कर उसके लाल पर चुके गालों को चूम रही थी। उसकी हरी आंखों को अपने अंदर छुपकर बैठी वो लंबी लंबी पलकें और नक्शे में ढले उसके सुर्ख होंठ। सच में ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से तराशा था इस नाजुक से वजूद को। अभय ने बिना अव्या की नींद में खलल डाले धीरे से उसके सिर को अपने कंधे का सहारा दे दिया। आराम मिलते ही अव्या ने दोनों हाथों से अभय की बाजू को जकड़ लिया और चैन की नींद सो गई। वही अभय, इसे तो सिर्फ कंधा दिया था, इसने तो पूरे हाथ पर ही कब्जा जमा लिया। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के अव्या को घूर रहा था। तभी विंडो से एक हवा का झोंका आया और अव्या की लटों को छेड़ गया। ठंडी हवा को महसूस करते हुए अव्या नींद में ही मुस्कुरा दी। तो वही अभय उसकी खूबसूरत स्माइल में खोते हुए चेहरे पर से लट हटाने की गुस्ताखी कर बैठा। अव्या नींद में कसमसा गई। उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव देख अभय होले से मुस्कुरा दिया। बस के स्पीकर पर सोन कवाली जोरों से बज रहे थे। हश्र है वहशते दिल की आवारगी, हश्र है वहशते दिल की आवारगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। जो पता पूछते थे किसी का कभी, जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते। अभय कब तक यूं ही अव्या को निहारते रहा। ऐसे ही शाम हो गई। बस शाम के खाने के लिए ढाबे पर रुकी। बस कंडक्टर सभी यात्रियों से बस ढाबे पर रुकी है, करीब आधे घंटे बाद हम फिर से निकलेंगे। सभी यात्री खाने पीने फ्रेश होने के लिए बस से उतर गए। अव्या अभी भी सो रही थी, जिस पर अभय उसे उठाने के लिए आवाज लगाता है, मिस दीवान, मिस दीवान। लेकिन अव्या नहीं उठी, जिस पर अभय हल्के से उसे हिलाते हुए, मिस दीवान। अव्या कसमसाते हुए, मम्मा सोने दीजिए ना प्लीज 2 मिनट। अभय हाथ सीने पर बांधते हुए, मिस दीवान, ना तो मैं आपकी मोम हूँ और ना आप अभी अपने घर पर है, इसीलिए चुपचाप उठकर नीचे जाए। अभय बस से नीचे उतर गया। कुछ समय बाद अव्या आंखें मसलते हुए बस से नीचे उतरी, जहां अभय मोबाइल ऑन करने की कोशिश कर रहा था। हम लोग पहुंच गए। अभय उसे घूरते हुए, क्या लगता है आपको हम पहुंच चुके हैं या अभी नहीं? अव्या आसपास देखती है तो वो लोग ढाबे पर खड़े थे। अव्या अभय पर चिढ़ते हुए, आप किसी बात का सीधे से जवाब नहीं दे सकते। अभय बिना किसी भाव के, नहीं, मैं कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, और फालतू या केयरलेस लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। अव्या को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि मन हुआ 1-2 उसके लगा दे, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। इसीलिए अभय से बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। अभय बिना उसकी ओर देखे, अब कहाँ जा रही हूँ? मरने साथ चलोगे आप? अभय बिना उसकी ओर देखे आगे जाता हुआ, नहीं तुम अकेले जाओ। अव्या और चिढ़ गई और पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। तभी अभय बोला, अगर इरादा चेंज हो गया तो यहीं पर आ जाना, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अव्या कुछ नहीं बोली बल्कि खुद से ही बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गई। पागल सन की इंसान, पता नहीं क्या सचता है खुद को, हमेशा बोलेगा तो जहर ही बोलेगा, जहरीला कहीं का। अव्या वॉशरूम में घुस गई। कुछ वक्त बाद वो मुंह धोकर बाहर निकली। तभी अभय उसके आगे अपनी रुमाल कर देता है, जिस पर अव्या, रहने दीजिए, इतने बड़े एहसान की जरूरत नहीं है। अव्या चल दी मगर अभय उसे रोकते हुए, हमेशा जरूरत नहीं देखी जाती, ठंड का मौसम है और सफर हमें आधी रात करना है, ऐसे रहोगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। उसका अब ये वाला बिहेवियर देख अव्या हैरान रह गई। उसने अभय के हाथ से रुमाल ले लिया। तभी अव्या के पेट से जोर की आवाज आई, जिससे अव्या शर्म से लाल हो गई। वही अभय बिना किसी भाव के, तुम्हें भूख लगी है? तब तक अभय का पेट भी आवाज करने लगा, जिस पर अव्या, आपको भी लगी है? अव्या हंसती तो वही अभय उसे इग्नोर करते हुए, चलो कुछ खाते हैं वरना तुम बेहोश होकर गिर जाऊंगी। अव्या उसके साथ साथ चलते हुए, नहीं मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ। अभय उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, दिख रहा है, जरा सी हवा तेज हुई तो उड़कर कहाँ जाऊंगी पता नहीं। अव्या खुद पर फक्र करते हुए, इसे फिगर कहते हैं, लड़कियां मरती है ऐसा फिगर पाने के लिए, लेकिन ऊपर वाले ये मुझे गिफ्ट में दिया है। दोनों आकर पास लगी खटिया पर बैठ गए। एक बच्चा आया तो अव्या उसे अपना ऑर्डर दिया। बच्चा अभय से, साहब आप क्या लेंगे? अभय कुछ इटालियन डिश के नाम बताए जो वो लड़का समझ क्या रिपीट भी नहीं कर पा रहा था। साहब ये क्या आप अजीबोगरीब नाम बता रहे हो, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। अव्या हंसते हुए अभय से, मिस्टर अभय, ये ढाबा है कोई रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ देसी खाना मिलता है जो इंसान खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय गुस्से से अव्या को घूरने लगा।
जिस पर अव्या अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बच्चे को सेम डिश लाने को बोलती है। कुछ देर बाद उनके आगे खाने की प्लेट्स लगी थी, छोले कुलचे, तड़का दाल प्लस जीरा राइस और लस्सी। अव्या खाने की पहली बाइट लेती है तो वही अभय खाने को घूरते हुए, मैं ये सब नहीं खा सकता। क्यों, क्या बुराई है इसमें? अव्या के सवाल पर अभय छोले में से तेल दिखाते हुए, ये इतना ऑयली है, सॉरी पर मैं ये सब नहीं खा। अभय अभी इतना ही बोल पाया था, उससे पहले ही अव्या ने छोले कुलचे की एक बाइट उसके मुंह में डाल दी। खा लीजिए, भूख आपको भी लगी है, वरना मेरी जगह कहीं आप बेहोश हो गए तो। वैसे भी ये खाना इतना भी बुरा नहीं है। अभय को भी वो काफी पसंद आया। भूख तो लगी ही थी, इसीलिए बिना ज्यादा नखरे किए वो भी चुपचाप खाने लगा। जो देख अव्या मुस्कुरा दी। तभी अभय भी दाल राइस का एक बाइट अव्या के मुंह में डाल दिया। अव्या हैरानी से उसे देखने लगी, जिस पर अभय राठौर किसी का एहसान नहीं रखता, वक्त रहते लौटा देता है। अव्या अभय को घूरने लगी। कुछ देर बाद अभय बिल पे करने गया। बिल ज्यादा था इसीलिए उसने अपना कार्ड आगे कर दिया, जिस पर काउंटर बैठा आदमी, सॉरी सर पर आप ये कार्ड है, बिल पे करना है। हाँ सर, पर हमारे पास कार्ड वाला सिस्टम नहीं है, चाहिए तो फोन पे गूगल पे कर दीजिए। वो आदमी स्कैनर की ओर इशारा कर बोला, जिस पर अभय दांत पिसते हुए खुद से, अगर आज मोबाइल वक्त में होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तभी अव्या वहां आए और अभय से, क्या हुआ, मेरे पास इतना कैश नहीं है। अभय बिल दिखाते हुए बोला, जिस पर अव्या अपनी डांगरी की जेब में कुछ ढूंढने लगी। फिर कुछ कैश निकाल काउंटर पर रखते हुए, ये लीजिए। बिल पे कर दोनों बस की ओर बढ़ गए। दोनों खामोश थे। अभय कुछ सोचते हुए, आप मिस्टर दीवान के साथ हमारे नए प्रोजेक्ट में वर्क क्यों नहीं कर रही? क्यों आप चाहते हैं मैं इस प्रोजेक्ट में देव के साथ काम करूं? अव्या के सवाल पर अभय सामने देखते हुए, नहीं, मेरा मतलब हाँ, आप इतनी टैलेंटेड है, हार्डवर्किंग है, मुझे लगता है आपको इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ होना चाहिए। आप काफी कुछ सीख सकती है। अव्या अभय को देखते हुए, आप मानते हैं मैं टैलेंटेड हार्डवर्किंग हूँ? इसमें कोई शक नहीं, बस कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, मगर अभी तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है, समय के साथ वो भी सही हो जाएगी। अपनी तारीफ वो भी अभय के मुंह से सुनकर अव्या को बेहद ही खुशी हुई। वो मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। दी और जीजू की शादी के ठीक 1 वीक बाद मैं लंदन जा रही हूँ। देव ने वहां दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की नई ब्रांच खोली है। अभी तक तो देव ने संभाल लिया, लेकिन अब वो चाहते मैं वहां का बिजनेस संभालूं, बस इसीलिए। अभय के कदम वहीं रुक गए। मतलब अब आप लंदन चली जाएगी? हाँ, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं, बस 6 महीनों के लिए। तब तक वहां सब कुछ स्टेल हो जाएगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। अव्या आकर बस में बैठ गई। वही अभय बाहर खड़ा बस आसमान में चमकते चांद को देख रहा तो था। रात 9 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन। सभी जोधपुर के स्टेशन पर उतरे। उन्हें पिकअप करने पैलेस से कुछ लोग आए थे। उन लोगों ने सारा सामान ट्रेन से उतारा और स्टेशन के बाहर निकल पड़े। मामा जी, मामी जी, मेरी अभय से बात हुई है। अव्या और वो बस से यहाँ आ रहे हैं, 1 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अमय पलक जी और अविनाश जी से बोला, जिस पर पलक जी ने चैन की सांस ली। सभी पैलेस के लिए निकल गए तो वही बस भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। रात का समय था। विंडो से ठंडी हवा अंदर की ओर आने लगी। अव्या विंडो से बाहर देख रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ भार महसूस हुआ। नजर उठाकर देखा तो अभय उसके कंधे पर सर रख सो रहा था। अव्या ने हटाना चाहा, मगर उसे चैन की नींद सोता देख उठा नहीं पाई। सोता हुआ अभय जागे हुए अभय से बेहद अलग था। जितना हैंडसम, चार्मिंग और खतरनाक वो जागे हुए लगता, उससे कई ज्यादा हैंडसम, मासूम और अट्रैक्टिव वो सोते हुए मालूम होता। जिसे देख अव्या मुस्कुरा दी वो मन में, तुम्हारे और कितने फेसेस है अभय? कभी केयर करने लगते हो तो कभी फुल एटीट्यूड दिखाते हो, तो कभी मुझसे लड़ने लगते हो, कभी कभी तो तुम पर बहुत गुस्सा आता है, इतना कि मन करता है तुम्हारा सिर फोड़ दूं, मगर दूसरे ही पल तुम कुछ ऐसा करते हो कि मैं तुम्हें अच्छा समझने पर मजबूर हो जाती हूँ। अव्या आगे, क्या तुम सच में वही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मेरा आगे फैसला क्या होगा? अव्या ने नजरें फेर ली। बस में इस वक्त पूरा अंधेरा था, बस रोड लाइट की हल्की रोशनी अंदर को आ रही थी। कुछ समय बाद बस ट्रैफिक में रुक गई। जाम ज्यादा था, इसीलिए गाड़ियां कछुए की चाल से आगे बढ़ रही थी। अव्या विंडो से बाहर देख रही थी, तभी कुछ किन्नरों पर उसकी नजर पड़ी जो गाड़ी वालों से पैसे की मांग रहे थे। उन्हीं में से एक अव्या की विंडो के पास आए और ताली बजाते हुए, ए बिटिया कुछ देना, भगवान तेरा भला करेगा।
अव्या ने अपनी माँ से सुना था कि किन्नरों की दुआ बदुआ में बहुत असर होता है, इसीलिए अगर वो हमारे पास आए तो उन्हें कभी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए, और अगर देने की क्षमता ना हो तो उन्हें आदर से मना करना चाहिए ताकि हमारी कोई बात उन्हें बुरी ना लगे। अव्या ने जल्दी से अपनी जेब टटोली और एक 200 का नोट निकालकर उस किन्नर के आगे कर दिया। ये लीजिए। अरे इतना बड़ा नोट? बिटिया मेरे पास छुट्टा नहीं है। अव्या मुस्कुरा कर, नहीं रहने दीजिए, ये आपके लिए ही है। किन्नर खुशी से वो नोट ले लेती है। अभय और अव्या को देख उनकी बलाएं लेते हुए, भगवान करे तुम दोनों का जोड़ी ऐसे ही बना रहे और जल्दी ही तुम्हारी गोद में एक चांद सा टुकड़ा खेले। अव्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से अभय को देखा, ये कॉन्फर्म करने के लिए कहीं अभय जाग तो नहीं रहा, लेकिन वो तो फुल नींद में सो रहा था, जिससे अव्या ने चैन की सांस ली। फिर उस किन्नर से, नहीं नहीं आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। किन्नर मुस्कुरा कर, अरे बिटिया ये तो मैं देख रही हूँ तुम दोनों में कितना प्यार है, वैसे भी प्यार तो दोस्त से ही किया जाता है, दुश्मन से थोड़ी। अव्या खामोश हो गई तो वही किन्नर एक बार और उन दोनों की बलाएं लेते हुए ये कहकर चली गई कि दोनों को जोड़ी बहुत खूबसूरत है, किसी की नजर ना लगे। ट्रैफिक खुलते ही बस फिर दौड़ पड़ी। अव्या का दिमाग किन्नर की बातों को सोचते हुए, सच में लगता है हम दोनों में कभी ऐसा प्यार व्यार कुछ होगा। अव्या अभय की शक्ल को देखते हुए मुंह बनाकर, कभी नहीं, मेरा और इस अजीब इंसान का मैच इम्पॉसिबल। एक दिन रह कर ही सिर दर्द करने लगा, सारी जिंदगी रही तो पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। अव्या ने ख्याल झटकते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ 2 से 3 घंटों के बाद वो लोग जोधपुर बस स्टेशन पहुंच गए। रात के 1 बजे दोनों बस स्टेशन पर मौजूद थे। अव्या तो पास लगी बेंच पर पसर गई, अपना कंधा सहलाते हुए। ये इंसान का सिर है या पत्थर? ऐसा लग रहा है मेरा कंधा ही टूट गया हो। आहा, अव्या खुद से बड़बड़ाए जा रही थी तो वही अभय किसी से मोबाइल लेकर अमय से बात कर रहा था। बात होने के बाद वो अव्या के पास आया। भाई से बात हो गई है, वो कार भेज रहे हैं हमें लेने के लिए। अव्या ने हमें सिर हिला दिया। उसे अपने कंधे को सहलाते देख अभय, क्या हुआ, तुम अपने शोल्डर को पकड़ के क्यों बैठी हो? अव्या की आंखें छोटी हो गई। क्यों, आपको पता नहीं? तुम बताओगी तभी तो मालूम होगा। अभय बिना किसी भाव के बोला, जिस पर अव्या उससे नजरें फेरते हुए, था कोई जो अपना 10 किलो का सिर मेरे नाजुक कंधों पर रखकर चैन की नींद ले रहा था। अभय समझ गया कि अव्या किसकी बात कर रही है। सॉरी, कुछ ज्यादा ही सुकून की नींद लग गई थी, इसीलिए कुछ होश ही नहीं रहा। अव्या एक नजर उसे देख, इट्स ओके, इतना ज्यादा भी नहीं दुख रहा है। एनीवेज मुझे प्यास लगी है। अच्छा तुम यही बैठो, मैं पानी लेकर आया। अभय पानी लेने चला गया। कुछ वक्त जब वापस आया तो उसे अव्या बेंच पर नहीं दिखी। उसे वहां ना देखकर अभय का दिल धक से रह गया। चारों ओर नजर घुमाई तो उसे एक और अव्या वॉक करते हुए मिली। अभय लंबे लंबे दाग भरता हुआ उसके पास आया। तुमसे कहा था ना वहीं बैठे रहने के लिए, फिर तुम इधर उधर घूम रही हो। जानती हूं ना ये अनजान शहर है, फिर भी कहीं गुम हुई तो सोचना भी मत, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, सीधे छोड़कर चला जाऊंगा। अभय गुस्से से बोला, जिस पर अव्या उसके हाथ से पानी बोतल लेते हुए, वहां खूब सारे जंगली मच्छर है, अगर मैं खुद नहीं हटती ना तो वो ही मुझे उठा कर ले जाते। बोलते हुए अव्या पानी पीने लगी, लेकिन अभय कुछ नहीं बोला। दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा था उसे कहीं गायब देखकर। कुछ आधे घंटे बाद पैलेस से एक कार उन्हें लेने आई। दोनों उसमें बैठकर पैलेस के लिए निकल पड़े। रात के 1 बजे जोधपुर की खूबसूरती निहारते हुए वो जा रहे थे। अव्या की तो मुस्कान बता रही थी उसे ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना गौर से क्या देख रही है आप? यही कि ये सिटी कितनी खूबसूरत है। कुछ टाइम बाद कार पैलेस में एंटर हुई। कार पैलेस के मेन दरवाजे पर आकर रुकी। कार की आवाज सुनते ही इंतजार में बैठी पलक जी दौड़ की और बढ़ गई और उन्हीं के पीछे अविनाश जी भी। अव्या उतरी और जैसे ही अपने मोमदेव को देखा झट से उनके गले लग गई। आप ठीक तो है? कितनी बार कहा है शैतानी मत किया कीजिए, लेकिन आपने तो कसम खाई हुई है हमें तंग करने की। पलक जी हल्के गुस्से से बोली, जिस पर अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए अविनाश जी को देखने लगी, जैसे इशारों ही इशारों में उन्हें बचाने के लिए बोल रही हो। अविनाश जी अव्या को गले लगाए हुए, पलक बच्चे अभी अभी आए हैं, उन्हें अंदर तो आने दो, क्या दरवाजे से ही डांटने लगी आप? पलक जी को भी रियलाइज हुआ, अरे हाँ बेटा अंदर चलो। सभी अंदर आए। सर्वेंट के साथ अव्या अपने रूम की ओर चली गई। अभय भी अपने रूम की ओर बढ़ने लगा, तभी पलक जी उसे रोकते हुए, बेटा फ्रेश हो जाओ, हम खाना लगाते हैं।
नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। इतना बोल अभय बिना कुछ सुने चला गया। पलक जी अविनाश जी की ओर देखने लगी, जिस पर अविनाश जी, आप प्रिंसेस का खाना कमरे में ले चलिए, वही खिला दीजिएगा उन्हें। ऊपर रेलिंग के पास वैभव जी खड़े थे। उनकी नजर अभय पर थी जो अब तक अपने कमरे में एंटर हो चुका था। वैभव जी भी अपने कमरे में चले गए। इधर अभय फ्रेश होकर बेड पर लेटा ही था कि कमरे का डोर नॉक हुआ। अभय ने टाइम देखा और फिर डोर खोला तो सामने साधना जी खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। मोम, आप अभी तक सोई नहीं? साधना जी अंदर आते हुए, बच्चा भूखा है तो कैसे माँ चैन से सो सकती है? आप चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए, रात काफी हो चुकी है। अभय आकर सोफे पर बैठ गया। साधना जी प्लेट में खाना निकालते हुए, बेटा रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं मोम, ज्यादा नहीं, पर बेटा तुम ट्रेन से उतरे क्यों? साधना जी अभय की ओर एक निवाला बढ़ाते हुए बोली, जिस पर अभय फीका सा मुस्कुराते हुए, ये सवाल आपका है या मिस्टर राठौर के कहने पर आप ये पूछ रही है? साधना जी के हाथ बीच में ही रुक गए, जो देख अभय उनके हाथ से निवाला खाते हुए, मिस्टर राठौर से कहिए वो मुझसे बेफिक्र रहे। जो घटिया इल्जाम मुझ पर लगा है वो ना तो मैंने पहले किया था और ना कभी करूंगा। अभय राठौर की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं है बच्चा, मुझे खुद से ज्यादा अपने बच्चे पर भरोसा है। अभय बात बदलते हुए, आपने खाया? साधना जी समझ गई अभय अब इससे आगे इस टॉपिक पर कोई बात करना नहीं चाहता, इसीलिए वो भी कुछ नहीं बोली। खाना खिलाकर वो वहां से चली गई और अभय उठकर बालकनी में आकर बैठ गया। तो वही साधना जी अपने कमरे में आई तो वैभव जी बिना किसी भाव के कुछ बताया उसने। साधना जी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। हाँ बताया। आप गलत निकले वैभव, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। वैभव जी ठंडी सांस छोड़ते हुए, हम गलत है ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम सही हुए तो इस बार आपके बेटे को हमसे कोई नहीं बचा सकता, इतना याद रखिएगा। वैभव जी बेड पर लेट गए। साधना जी का चेहरा उतर गया, वो भी वैभव जी के पास आकर लेट गई। आप इतना कैसे बदल गए वैभव? जिस वैभव को हम जानते थे वो तो ऐसे नहीं थे। वो तो हमसे, अपने बच्चों से, खासकर अभय से कितना प्यार करते थे। और आज तो आपका उस पर भरोसा भी नहीं रहा।